हेलो एवरीवन, मैं जनेंद्र कुमार मुस्कान स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग साइंस के 80 वस्तुनिष्ठ प्रश्न का अध्ययन करेंगे जो बोर्ड परीक्षा में अति ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। तो लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाने वाला पदार्थ जो है वह मिट्टी होगा। जल, कांच और प्लास्टिक लेंस बनाने में उपयोग होता है। और लेंस जो होता है वह कांच का बना होता है जिसके अंतर्गत अपवर्तन की घटना देखी जाती है। लेंस दो प्रकार का होता है, एक समतल दर्पण एक उत्तल लेंस होता है जिसकी दो फोकस होते हैं F1 और F2, और एक अवतल लेंस होते हैं। मुख्य रूप से लेंस दो होते हैं, लेकिन ऐसे भी इसका जो है मिला करके बहुत सारा बनाया गया है, समतलोत्तल लेंस, उत्तलोत्तल, उभयोत्तल, इस तरह से। अगला प्रश्न कहता है कि निर्गत किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे क्या कहा जाता है। तो निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को निर्गत कोण कहते हैं। यह प्रकाश के अपवर्तन में देखना है। अगला प्रश्न कहता है किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान होता है। तो किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान sin I बटे sin R होता है। अपवर्तनांक को म्यू से सूचित किया जाता है। म्यू बराबर फॉर्मूला होता है sin I बटे sin R। sin I बराबर आपतन कोण की जया और sin R बराबर अपवर्तन कोण की जया होता है, जिसे परावर्तन अपवर्तन के दूसरे नियम के नाम से जाना जाता है और इसे स्नेल का नियम कहा जाता है। स्नेल का नियम कहा जाता है। अगला प्रश्न कहता है कि सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होता है। यहाँ प्रश्न में जो है मीटर और सेंटीमीटर mm में गड़बड़ाता है। सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी जो होता है वह 25 सेंटीमीटर, विकल्प सी होगा। लेकिन यही प्रश्न में अगर कह दे कि दूरबिंदु कितना होता है, तो दूरबिंदु जो होता है वह अनंत होता है। और नेत्र में जो है उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। हमारे नेत्र में उत्तल लेंस होता है और यहाँ से प्रश्न पूछता है कि हमारे जो नेत्र होता है उस पर कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो समानतः जो है हमारे नेत्र में जो है आँख में के रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है और प्रतिबिंब का प्रकृति जो होता है वह वास्तविक और उल्टा होता है। वस्तु से छोटा होता है। और हमारे जो नेत्रदान किया जाता है, नेत्रदान में कॉर्निया का दान दिया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। अगला प्रश्न कहता है कि दूरदृष्टि वाली आंखें साफ साफ देख सकती है। तो दूरदृष्टि वाली जो आंख होता है वह दूर की वस्तु को तो साफ देख पाएगा, लेकिन नज़दीक की वस्तु को साफ नहीं देख पाएगा। अगला प्रश्न कहता है और दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का चश्मा प्रयोग किया जाता है। उत्तल लेंस से बने चश्मा का प्रयोग किया जाता है। दूरदृष्टि को अंग्रेजी में कहीं लिख देता है हाइपरमेट्रोपिया। यहाँ गड़बड़ाना नहीं है। हाइपरमेट्रोपिया का मतलब दूरदृष्टि दोष होता है और इस दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति को, इस रोग से पीड़ित व्यक्ति को ठीक करने के लिए डॉक्टर उत्तल लेंस का चश्मा उपयोग करता है। अगला प्रश्न कहता है कि कांच प्रिज्म द्वारा उत्पन्न श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में किस रंग का झुकाव अधिक होता है। तो सबसे अधिक झुकाव होता है वह रंग बैगनी है, जिसका तरंगदैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉम होता है। यह जो घटना होता है डिस्पर्सन ऑफ लाइट, मतलब प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में होता है। सबसे कम जो झुकाव होता है वह लाल रंग होता है, जिसका तरंगदैर्घ्य 7500 एंगस्ट्रॉम होता है। 4000 और 7500 एंगस्ट्रॉम के बीच जो प्रकाश होगा उसको दृश्य प्रकाश कहेंगे, मतलब हम लोग बढ़िया से देख सकते हैं। और 7500 एंगस्ट्रॉम से अधिक जिसका तरंगदैर्घ्य होगा उसको अवरक्त प्रकाश कहेंगे। उसके बाद 4000 एंगस्ट्रॉम से जिसका तरंगदैर्घ्य कम होगा उसको जो है वह परावैगनी प्रकाश के नाम से जाना जाता है। आगे प्रश्न कहता है कि किस उपकरण में धन और त्वरण लिख दिया है, गलत है, त्वरण नहीं होगा, यहाँ ऋण होगा। धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है। तो हमारा जो कुंडली होता है COIL, COIL, इसमें प्लस और माइनस का चिन्ह नहीं होता है। COIL इस तरह का होता है, प्लस और माइनस नहीं होता है। COIL जो होता है हमारे घर में मोटर, जनरेटर और क्या बोलते हैं, ट्रांसफार्मर में भी COIL होता है, पंखा में भी COIL होता है। अगला प्रश्न कहता है कि 10 ओम और 20 ओम के दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा। तो श्रेणी क्रम में जब बहुत सारा प्रतिरोध को जब जोड़ा जाता है तो कुछ नहीं करना, सभी प्रतिरोध को डायरेक्ट जोड़ देंगे। R बड़ा फॉर्मूला होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, इस तरह से जितना प्रतिरोध सभी को जोड़ देंगे तो 10 प्लस 20 इज इक्वल टू 30 ओम। तो इक्विवेलेंट प्रतिरोध जो होगा वह 30 ओम होगा, विकल्प सी।
अगला प्रश्न कहता है कि 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में किया गया कार्य होगा। तो 12 वोल्ट विभवांतर है, मतलब V बराबर 12 वोल्ट और Q बराबर आवेश जो है 2 कूलम है। तो W बराबर फार्मूला होता है W बराबर VQ, मतलब 12 दूनी 24 जूल। ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, विकल्प बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न कहता है कि विद्युत फ्यूज जो है, विद्युत फ्यूज काम करता है। तो विद्युत फ्यूज जो है वह विद्युत धारा को ऊष्मीय प्रभाव के नाम से ऊष्मीय प्रभाव पर काम करता है। मतलब जब विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे किसी भी उपकरण में या कहीं भी, और जब वह गर्म हो जाता है तो ये घटना जो है विद्युत धारा को ऊष्मीय प्रभाव कहलाता है। और इस घटना को जो है जूल महोदय ने दिया था, इसलिए इसे जूल्स का ऊष्मीय नियम के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न कहता है कि यदि किसी नरम लोहे को धारावाहिक कुंडली के गर्भ में डाल दिया जाता है या रख दिया जाता है तो क्या बनता है। तो नरम लोहा है और इसको धारावाहिक कुंडली में रख दिया जाता है तो विद्युत चुंबक बनेगा। अगर यहाँ इस्पात रहता तो परमानेंट मैग्नेट बनता, मतलब अस्थायी चुंबक बनता। पूछता है कि चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं। तो चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव होता है और एक दक्षिणी ध्रुव होता है। कब पूछता है कि चुंबक को कैसे नष्ट किया जा सकता है, तो चुंबक के चुंबकीय गुण को समाप्त किया जाता है, बार बार उसको पटकेंगे या गर्म करेंगे। अगला प्रश्न कहता है कि 1 किलोवाट घंटा जो है वह तुल होता है। 1 किलोवाट घंटा तुल होता है 3.6 × 10⁻6 जूल, 3.6 × 10⁻6 जूल के, या लिख देगा 36 × 10⁻5 जूल। यहाँ भी सही है। किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक होता है, ऊर्जा का ऐसे मात्रक जूल भी होता है। आगे कहता है कि नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक होता है। तो नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु जो है हम लोग का मुख्य रूप से यूरेनियम ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। यूरेनियम का संकेत यू होता है जिसका परमाणु संख्या 92 और परमाणु द्रव्यमान संख्या 235 होता है। अगला प्रश्न कहता है कि जल से होकर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जल का अपघटन होता है, H2 और O2 मुक्त होता है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के आयनों का अनुपात क्या होगा। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के आयनों का अनुपात 2:1 होगा, H2 और O2 का। अगला प्रश्न कहता है कि भोजन का पचना तथा पकना किस प्रकार की अभिक्रिया होता है। तो हम लोग जानते हैं कि जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ता है ऑक्सीकरण या उपचयन कहलाता है, और जिसमें ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजन की कमी होती है और यानी हाइड्रोजन जुड़ता है तो उस प्रक्रिया को अवकरण कहा जाता है या अपचयन कहा जाता है। तो पाचन या पकाना में हम लोग जो है ऑक्सीजन लगाते हैं, बिना ऑक्सीजन के तो आग लगेगा नहीं, पचेगा नहीं भोजन और पकेगा नहीं भोजन। तो यह जो है उपचयन अभिक्रिया कहलाएगा, ऑक्सीडेशन कहलाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि रासायनिक समीकरण Fe प्लस H2O तो बनेगा Fe3O4 प्लस H2 को संतुलित करने पर जल में अणुओं की संख्या निकालें। तो यहाँ जो है Fe प्लस H2O तो बन रहा है, जगह न है यही कर देते हैं। Fe मतलब लोहा 1 है, यहाँ लोहा 3 है तो 3 से बैलेंस इसको कर दिए। आगे कहता है कि हाइड्रोजन यहाँ 2 है और हाइड्रोजन यहाँ 2 है, ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ 4 है, ऑक्सीजन यहाँ 1 है तो 4 से बैलेंस कर देते हैं। तो 4 हो गया ऑक्सीजन, लेकिन हाइड्रोजन 8 हो गया तो हाइड्रोजन यहाँ 2 है, यहाँ 4 लगा देंगे तो बैलेंस हो जाएगा। तो कहता है कि संतुलित पर जल के अणुओं की संख्या, तो जल के अणुओं की संख्या जो है वह 4 हो गया, विकल्प सी होगा। अगला प्रश्न कहता है कि सोडियम क्लोराइड की, यह अनुमान विधि से हमने संतुलित किया हीट एंड ट्रायल मेथड से, लेकिन अलजेब्रिक मेथड से इसका भी होता है, लेकिन उसमें कैलकुलेशन करना पड़ना होता है। अगला प्रश्न कहता है कि सोडियम क्लोराइड के जलीय घोल से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर मतलब टूटकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो इस प्रक्रिया को क्लोरसार अभिक्रिया कहते हैं, क्लोरसार प्रक्रिया कहते हैं। ऑप्शन डी होगा। विद्युत विच्छेदन कहने का मतलब होता है कि विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह 2 या 2 से अधिक भागों में टूट जाता है तो वह विद्युत विच्छेदन होगा। जैसे कैल्शियम क्लोराइड को जब उष्मा दिए जब हम NaCl सोडियम क्लोराइड को जो है विद्युत धारा प्रवाहित किए तो सोडियम अलग हो जाएगा, सोडियम आयन, और क्लोरीन आयन अलग हो जाएगा, यह विद्युत अपघटन कहलाता है। तो विद्युत विच्छेदन हो गया। और विघटन का कहने का मतलब होता है टूटता है। जैसे में कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, CaCO3 को जब उष्मा दिए तो CaO प्लस CO2 हो गया। और द्विविस्थापन करने का मतलब होता है कि 2 या 2 से अधिक यौगिक में टूट जाएगा, द्विविस्थापन कहलाएगा। और यहाँ पर सही उत्तर होगा वह क्लोरसार अभिक्रिया होगा। अगला प्रश्न कहता है क्वेश्चन नंबर 18 कि चीनी का आणविक सूत्र होता है, चीनी जिसका उपयोग हम लोग घर में करते हैं, चीनी का जो आणविक सूत्र होता है C12H22O11 होगा, विकल्प सी होगा। और C6H12O6 जो है यह ग्लूकोज का हो गया, और CH3COOH ये जो है कार्बोज का एसिटिक अम्ल का हुआ, यह एसिटिक अम्ल का हुआ। 7 से 8% सिरका में जो है एसिटिक अम्ल पाया जाता है।
अगला प्रश्न कहता है कि हमारा जो शरीर होता है, हमारा शरीर किस पीएच परास के अंदर कार्य करता है। तो हमारा शरीर जो है 7 से 7.8 के पीएच परास पर कार्य करता है। रक्त का पीएच मान बार बार पूछता है, तो रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, इसलिए रक्त जो है वह क्षारीय प्रकृति का होता है। कहता है कि निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है। तो चाकू से काटा जा सकने वाला विकल्प के अकॉर्डिंग जो है विकल्प ए होगा, लिथियम होगा। लिथियम जो है मुलायम धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है। वर्ग 1 के सभी तत्वों को चाकू से काटा जा सकता है, लेकिन सोडियम अधिक मुलायम होने के कारण सोडियम प्रचलित प्रश्न है, और हाइड्रोजन को छोड़ करके, चूंकि हाइड्रोजन गैस है। आगे प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है। आयनिक यौगिक कहने का मतलब होता है कि वैसा यौगिक जो प्लस और माइनस से बना रहता है, धातु और अधातु से बना होता है, धातु प्लस अधातु से बना होता है, उसको कहेंगे हम लोग आयनिक यौगिक। तो विकल्प के अनुसार विकल्प सी होगा, विकल्प जो है सी होगा, सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन उपधातु है। उपधातु कहने का मतलब जिसमें धातु और अधातु दोनों का गुण लक्षण पाया जाता है, वह उपधातु कहलाता है। और पूरे आवर्त सारणी में जो है छह जो है उपधातु होता है, और विकल्प के अनुसार डी होगा। 6 उपधातु कौन कौन है। तो उपधातु में हो जाएगा BCG सब ऐसे टिपो। बी से हो गया बोरॉन, एस से हो गया SI से सिलिकॉन, जी से जर्मेनियम, SB से एंटीमनी, ए से आर्सेनिक, टी से टेल्यूरियम और पी से पोलेनियम हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 सॉरी पूरे आवर्त सारणी में हमारा 7 उपधातु है। BCG सब ऐसे टिपो याद करना है, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंटीमनी, आर्सेनिक, टेल्यूरियम और पोलेनियम। आगे बढ़ते हैं। प्रथम कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक कहने का मतलब जो होता है उसमें कार्बन होता है। कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण मतलब निर्माण किसने किया था। तो यूरिया का जो सबसे पहले निर्माण किया था वह बोहलर ने किया था। और बोहलर जो है बर्जिलियस का चेला था। बर्जिलियस का चेला था 1863 ईस्वी में बर्जिलियस जो है क्या बोलते हैं बीटल फोर्स थ्योरी दिया था, जैव शक्ति का सिद्धांत दिया था। इन्होंने कहा कि कार्बनिक यौगिक को मानव शरीर में ही बनाया जा सकता है, लेकिन इसी का चेला बोहलर ने अमोनियम साइनेट को गर्म करके प्रयोगशाला में ही यूरिया बना दिया, जिससे क्या बोलते हैं बर्जिलियस का जो जैव शक्ति का सिद्धांत है यह टूट गया, और उस दिन से प्रचलित हो गया कि यूरिया को जो है सभी जगह प्रयोगशाला में भी बनाया जा सकता है। यूरिया का सूत्र होता है NH2 देखेंगे। यूरिया का सूत्र NH2CO NH2 होता है। कार्बामाइड इसको कहते हैं। नाइट्रोजन, यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा जो है 46% होता है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे कि कैल्शियम कार्बाइड पर जल के साथ प्रक्रिया से क्या बनता है। तो कैल्शियम कार्बाइड पर जल के प्रतिक्रिया होता है तो एसिटिलीन बनता है, जिसका फार्मूला C2H2 होता है। और इन अदर वर्ड एसिटिलीन इज ऑल्सो नोन एज एथाइन। एसिटिलीन को एथाइन भी कहते हैं, क्योंकि कार्बन की संख्या से हाइड्रोजन की संख्या दुगना से दुग कम है, ट्रिपल बॉन्ड होगा, एथाइन हो जाएगा। कैल्शियम कार्बाइड देखेंगे इसका रिएक्शन। कैल्शियम कार्बाइड जिसको कार्बेट कहते हैं हम लोग मार्केट में, कैल्शियम कार्बाइड CaC2 पर हम जल डाल दिए तो यहाँ निकलेगा हमारा C2H2 प्लस CaOH2। आगे देखेंगे, कहता है कि निम्नलिखित में कौन समावयवी होते हैं। आइसोमर, समावयवी जो है यहाँ पे विकल्प के अनुसार इथाइल अल्कोहल और डाइमेथाइल ईथर हो गया, समावयवी होते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि वर्ग 1 के तत्व कहलाते हैं। तो वर्ग 1 में जितने भी तत्व हैं उसको हम क्षार धातु कहते हैं, मतलब अल्कली मेटल कहते हैं। और हाइड्रोजन को छोड़ करके सब के सब इसमें धातु है, याद करना है। हेलिना करे रब से फरियाद। हाइड्रोजन लिथियम पोटेशियम, हाइड्रोजन लिथियम पोटेशियम रुबिडियम फ्रांसियम हो गया। वर्ग 1 के तत्व ये सब हो गया। हाइड्रोजन को छोड़ करके वर्ग 1 में सभी के सभी तत्व धातु होते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत ADP के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। तो ऊर्जा मुक्त होती है 30.5 किलो जूल प्रति मोल। ADP एक होता है ATP, एक होता है ADP। तो ATP का निर्माण जो होता है ATP का फुल फॉर्म जो होता है वह एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है, फॉस्फेट होता है। अगला प्रश्न कहता है कि पादप मतलब प्लांट यानी पौधा। पादप में जाइलम जो उत्तरदायी होता है, पादप में जाइलम जल के लिए उत्तरदायी होता है। और फ्लोएम जो होता है वह भोजन के वहन के लिए उत्तरदायी होता है।
उसके बाद कहता है कि खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है? तो खुला परिसंचरण तंत्र जो होता है वह कॉकरोच में पाया जाता है, कॉकरोच में पाया जाता है। अगला प्रश्न कहते हैं कि प्रतिवर्ती क्रिया, प्रतिवर्त लिख दिया, प्रतिवर्ती क्रिया, प्रतिवर्ती क्रिया क्या होता है? तो प्रतिवर्ती क्रिया जो है वह लार आना भी है, रक्तदान भी है, हृदय गति भी है, इनमें से सभी प्रतिवर्ती क्रिया है। अगला प्रश्न कहता है कि कोमल मस्तिष्क सुरक्षित रहता है, तो हमारा कोमल मस्तिष्क जो है वह मस्तिष्क गुहा में सुरक्षित होता है, विकल्प ए होगा। अगला प्रश्न कहता है कि मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन होता है? तो मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होता है, जिसे न्यूरॉन भी कहते हैं। यह हमारे शरीर में पूरे शरीर में जाल जैसा फैला होता है। तंत्रिका तंत्र की इकाई को न्यूरॉन कहते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है? तो मुकुलन द्वारा प्रजनन जो है, मुकुलन द्वारा प्रजनन ईस्ट में होता है। ईस्ट को खमीर भी कहा जाता है। बार बार पूछता है वर्डिंग, ईस्ट को खमीर भी कहते हैं। ईस्ट में मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। अगला प्रश्न हम लोग देखें कि फूल में नर जनन अंग कौन है? फूल में नर जनन अंग कौन होता है? तो फूल में नर जनन अंग जो होता है वह पुंकेसर होता है। पुंकेसर होता है, वही मादा जनन अंग जायांग होता है। अगला प्रश्न कहता है कि मनुष्य में 22 जोड़े क्रोमोसोम को क्या कहते हैं? तो 22 जोड़े क्रोमोसोम जो है उसको हम लोग ऑटोसोम कहते हैं। मनुष्य में जो है 23 जोड़ी यानी 46 क्रोमोसोम होता है, गुणसूत्र होता है। अगला प्रश्न कहता है पक्षी और चमगादड़ के पंख क्या है? तो पक्षी और चमगादड़ के पंख जो है समजात अंग का उदाहरण होता है। समजात कहने का मतलब होता है बनावट एक समान और कार्य अलग अलग होता है, तो उसको समजात कहते हैं। अगला प्रश्न कहता है प्राथमिक उपभोक्ता क्या है? प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता जो होता है वह शाकाहारी कहलाता है। शाकाहारी प्राथमिक उपभोक्ता कहलाता है। प्राथमिक उपभोक्ता, जब कोई प्राथमिक उपभोक्ता जो है उत्पादक को ग्रहण करता है तो उसे जो है प्राथमिक उपभोक्ता कहा जाता है। मतलब हरे पेड़ पौधे जो है उत्पादक होते हैं और जब कोई उत्पादक को खाता है तो उसको जो है प्रथम उपभोक्ता कहा जाता है और वह शाकाहारी होता है। अगला प्रश्न कहता है कि ओजोन के एक अणु में परमाणु की संख्या क्या होता है? तो ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं। ऑक्सीजन यहाँ छूट गया है। ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं। कहाँ गया ऑक्सीजन जी? ऑक्सीजन के 3 परमाणु। ओजोन का आणविक सूत्र O3 होता है। ओजोन हमारे जो है सूर्य, हमारे वायुमंडल में जो है समताप मंडल के ऊपरी मंडल जो होता है उसको ओजोन मंडल कहा जाता है, जो हम लोग को O3 मतलब पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकता है, अल्ट्रावायलेट रे को, इसीलिए इसे सुरक्षा कवच भी कहा जाता है। अगला प्रश्न कहता है पेट्रोलियम का उपयोग होता है। पेट्रोलियम का उपयोग कहाँ होता है? तो पेट्रोलियम का उपयोग जो है इनमें से सभी जगह पर होता है। पेट्रोलियम का उपयोग मोटर वाहन में होता है, जलयान में होता है, वायुयान में होता है, इनमें से सभी जगह पर होता है। अगला प्रश्न कहता है कि कोयला का मुख्य स्रोत क्या होता है? तो कोयला का मुख्य स्रोत जो होता है वह पौधा होता है, क्योंकि पेड़ पौधा जो है लाखों करोड़ों वर्ष पहले पेड़ पौधा जो है किसी कारणवश जमीन के अंदर दब गए और रासायनिक प्रतिक्रिया के फलस्वरूप और आंशिक दबाव के कारण जो है इस कोयला में परिवर्तन हो गया। कोयला का जलना भी एक प्रकार रासायनिक परिवर्तन है। वहीं जल का भाप बनना या बर्फ जल बनना यह भौतिक परिवर्तन होता है। अगला प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? विद्युत शक्ति P बराबर होता है फॉर्मूला VI बराबर V²/R बराबर I²R। विकल्प में ये है सही उत्तर। अगला प्रश्न कहता है कि तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है? तो इसमें जो है आधे चक्कर के बाद जो है परिवर्तन होता है। 42 के C। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नांकित में से कौन पुनरुद्भवन रीजनरेटिव फिर से बनेगा का उदाहरण होता है? तो पुनरुद्भवन का उदाहरण जो होगा वह अमीबा होगा। और हमारा जो है मस्तिष्क में पुनरुद्भवन की क्षमता बहुत कम होता है, वही लीवर में सबसे अधिक होता है। यही कारण है कि मस्तिष्क में अगर किसी व्यक्ति को चोट हो जाता है तो उसे बचने की चांस कम होती है। वह जो है नाजुक चीज़ होता है, चूँकि वह पुनरुद्भवन नहीं होता है। वही लीवर कट छट जाता है, किसी तरह से डैमेज होता है तो वह पुनः जो है क्षतिपूर्ति कर लेता है। अगला प्रश्न कहने का मतलब क्वेश्चन नंबर 44 कौन सा अजैव निम्नीकरणीय कचरा होता है? अजैव निम्नीकरण कहने का मतलब होता है कि वायु की उपस्थिति में सड़े गलेगा नहीं, तो थर्मोकोल जो होता है वह अजैव निम्नीकरण का उदाहरण होता है। और DDT भी होता है। DDT का फुल फॉर्म होता है डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो
इथेन होता है, ट्राइक्लोरो इथेन होता है DDT का फुल फॉर्म। यह भी एक बड़ा कीटनाशक होता है। टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? तो टिंडल प्रभाव जो है प्रकाश के परिकिरण को प्रदर्शित करता है। यह जंगल में होता है और कोलाइडी विलयन में भी हो जाता है। अगला प्रश्न कहता है पुष्प का नर जननांग क्या कहलाता है? तो अभी आगे डिस्कस इसे किए हैं कि पुष्प का नर जननांग जो होगा उसको पुंकेसर कहेंगे। पुंकेसर के 3 भाग होते हैं, परागकोश, योजी और तंतु। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है, तो विरंजक चूर्ण को ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। इसका आणविक सूत्र CaOCl2 होता है। बुझे हुए चूने में मतलब CaOH2 में 40 डिग्री सेंटीग्रेड या 240 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करने से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है, CaOCl2। आगे कहता है गंगा निम्न में कौन गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं होता है। गंगा में मछली पालेंगे तो यह प्रदूषण नहीं फैलाएगा, बल्कि यह जो है पानी को साफ करने का काम करेगा। दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन प्राय होता है। तो दांत को साफ करने के लिए जो दंत मंजन होता है वह क्षारीय होता है, बेसिक होता है। चूँकि हमारा मुंह में जो लार होता है वह अम्लीय होता है, जिसका pH मान 7 से कम होता है। और जो टूथपेस्ट होता है वह क्षारीय होता है, और वह हम लोग जब ब्रश करते हैं तो उदासीन कर देता है। अगला प्रश्न कहता है कि क्लोरीन के परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। तो क्लोरीन जो है हेलोजन ग्रुप का तत्व, वर्ग 17 का तत्व है, और इसके बाहरी कक्षा में जो है 7 इलेक्ट्रॉन होता है। 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, अतः इसका वैलेंसी 1 होता है। इसका वैलेंसी 1 होता है। आगे प्रश्न कहता है कि सुरंगम किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था होता है? तो सुरंगम जो है केरल राज्य की जल संग्रहण योजना होता है, केरल। अगला प्रश्न कहता है कि वायुमंडल में कौन सा रंग वर्ण अधिक प्रकीर्णित करता है? तो वायुमंडल में कौन सा रंग को वर्ण कहते हैं, अधिक प्रकीर्णन करता है? तो सबसे अधिक प्रकीर्णन करता है नीला रंग। विकल्प के अनुसार सबसे अधिक नीला करेगा, चूंकि VBG और में सबसे कम प्रकीर्णन जो है लाल का होगा, सबसे अधिक बैगनी का होगा। विकल्प के अनुसार देखेंगे तो ब्लू को जो है मतलब नीला जो है सबसे अधिक प्रकीर्णन होगा विकल्प के अनुसार। आगे प्रश्न कहता है कि विद्युत आवेश का सही मात्रा क्या होता है? तो विद्युत आवेश का सही मात्रा जो होता है वह कूलम होता है, और कूलम को C से सूचित करते हैं। Q बड़ा फॉर्मूला होता है IT। अगला प्रश्न कहता है कि समान अनुशीतलन रक्तदाब होता है। तो समान अनुशीतलन जो रक्तदाब होता है वह 80 mm होता है, 80 mm होता है, 80 mm होता है। विकल्प ए होगा, 80 में होता है। BP ब्लड प्रेशर जो है नॉर्मल व्यक्ति का 120/80 होता है। अनुशीतलन जो होगा इसमें 80 होगा, और प्राकुंचन जो है 120 होगा। इंग्लिश में कहेंगे तो सिस्टोल। अगला प्रश्न कहता है कि इनमें से कौन सा पादप हार्मोन होता है? तो पादप हार्मोन, प्लांट हार्मोन जो होगा वह साइटोकाइनिन होगा। चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है। तो चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है, किस पर निर्भर नहीं करता है? तो चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर निर्भर नहीं करता है। चालक की लंबाई पर निर्भर करता है, चालक के तापमान पर निर्भर करता है, चालक के अनुप्रस्थ कार्यक्षेत्रफल पर निर्भर करता है, और चालक के किस पदार्थ का बना है यानी उसका प्रतिरोधकता पर निर्भर करता है। रोज जो है पदार्थ के मटेरियल पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न कहता है कि धोबिया सोडा, धोवन सोडा, बासिंग सोडा सब इसी को कहा जाता है का रासायनिक सूत्र या अनुसूत्र या आणविक सूत्र क्या होता है? Na2CO3 विकल्प बी होगा। और पूछेगा कि धोवन सोडा में Na2CO3 धोवन सोडा में जल के कितने अणु होते हैं? तो बोलना है 10 अणु होते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि रुधिर का कौन सा अवयव रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है? तो प्लेटलेट्स जो होगा वह रक्तस्राव मतलब रक्त जो बहेगा हमारे शरीर से कहीं भी कटने छटने के दौरान, तो खुद से यह प्लेटलेट्स क्या करता है, रक्त को बहने से रोक देता है। निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं होता है? जीवाणु जनित रोग नहीं होता है तो मस्सा जो है वह जीवाणु जनित रोग नहीं होता है। मस्सा जो है वह जीवाणु जनित रोग नहीं होता है। कहाँ चला गया जी? एक मिनट। मस्सा जो होता है, मोल जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, यह जीवाणु जनित रोग नहीं होता, इसको अंग्रेजी में मोल कहते हैं। बाकी शेष विकल्प जीवाणु जनित रोग होता है। कहता है कि निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं हो गया। आगे कहता है कि निम्न में से कौन सा पर्यावरण अनुकूलन नहीं है। तो पर्यावरण अनुकूलन नहीं है, मोटरसाइकिल से चलाएंगे तो यह पर्यावरण अनुकूलन नहीं है, क्योंकि यह इसमें से जो है पेट्रोल लगेगा और स्मोक निकालेगा, धुआं निकलेगा, और यह हमारे वायुमंडल में एयर प्रदूषण करेगा। तो यह जो है हमारे प्रकृति के लिए अनुकूलन नहीं है। पैदल चलेंगे ठीक है, साइकिल से चलना यह भी अनुकूलन होता है।
अगला प्रश्न कहता है कि निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है? तो सबसे कम गलनांक वाला जो धातु है विकल्प के अनुसार वह सोडियम होता है, अतः इसे चाकू से काटा जा सकता है, केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। अगला प्रश्न कहता है निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होता है? तो दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होता है या उत्तल दर्पण रहे या उत्तल लेंस रहे। लेंस में कहेगा तो उत्तल लेंस और दर्पण में कहेगा तो उत्तल दर्पण। तो विकल्प बी होगा, लेकिन उत्तल लेंस नहीं होगा, उत्तल दर्पण होगा, क्योंकि दर्पण पूछ रहा है। और अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो होता है वह ऋणात्मक होता है, वस्तु दूरी हमेशा ऋणात्मक होता है। कहता है निम्न में से कौन सा उपधातु होता है? तो निम्न में से कौन सा उपधातु होता है? तो जर्मेनियम जो होता है उपधातु होता है। अभी हमने विकल्प में देखा कि BCG सब ऐसे टिपो, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंटीमनी, आर्सेनिक, टेल्यूरियम और पोलोनियम यह आवर्त सारणी के साथ उपधातु है, जिसे याद करना आवश्यक होता है। हर एक वीडियो में जो है हर एक मॉडल सेट में आ जाता है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे कि कौन सा अधातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है? तो कमरे के ताप पर तरल अवस्था में लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। दोनों विकल्प हमारे पास है, लेकिन अधातु है तो ब्रोमीन होगा। ब्रोमीन Br संकेत होता है, 35 इसका परमाणु द्रव्यमान संख्या होता है, परमाणु संख्या होता है। अगला प्रश्न कहता है कि इनमें से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत होता है? स्वच्छ ऊर्जा स्रोत जो है प्राकृतिक गैस होता है या स्वच्छ ऊर्जा होता है, क्योंकि लकड़ी और कोयला से जब हम भोजन बनाएंगे तो बहुत सारे इसमें से डस्ट निकलेंगे, ऐश निकलेंगे, राख निकलेंगे और स्मोक निकलेंगे, धुआं निकलेंगे, जो हमारा एयर प्रदूषण भी करेगा। और मिट्टी में इसको फेंकेंगे तो मिट्टी प्रदूषण भी करेगा। प्राकृतिक गैस जो है आदर्श गैस का उदाहरण होता है, अतः विकल्प सी होगा। अगला प्रश्न कहता है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक होता है। तो स्वपोषी पोषण के लिए जो आवश्यक होता है इनमें से सभी होना चाहिए। स्वपोषी पोषण के लिए पर्णहरित भी होगा, सूर्य का प्रकाश भी होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, इनमें से सभी होगा। और प्रकाश संश्लेषण एक प्रकार का उपचयन प्रक्रम होता है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन जुट रहा है और ऑक्सीजन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है और ऑक्सीजन का हटना अपकरण कहलाता है, या इलेक्ट्रॉनों का हानि ऑक्सीकरण कहलाता है और इलेक्ट्रॉनों का लाभ अपकरण कहलाता है। अगला प्रश्न कहता है कि निम्न से कौन सा संबंध सत्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू? तो V बराबर IR नहीं, V बराबर IR होता है, V बराबर फॉर्मूला होता है IR, तो V बराबर IR विकल्प सी हो गया और यह सत्य कथन होता है। अगला प्रश्न कहेगा कि निम्न से कौन एक लिंगी पुष्प होता है? एक लिंगी पुष्प के कहने का मतलब ऐसा पुष्प जिसमें या तो नर होगा या मादा होगा, विकल्प सी होगा। पपीता एक लिंगी पुष्प होता है, वही गुलाब का फूल द्विलिंगी पुष्प होता है। निम्न में से कौन सा उभयलिंगी जंतु होता है? उभयलिंगी जंतु कहने का मतलब ऐसा जंतु जिसमें मेल फीमेल एक ही में रहेगा, तो केचुआ जो है उभयलिंगी जंतु है। केचुआ को किसानों का मित्र भी कहा जाता है। पादपों में मतलब पेड़ पौधों में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा हार्मोन होता है? तो वृद्धि हार्मोन जो होता है वह जिबरेलिन वृद्धि हार्मोन होता है। अगला प्रश्न कहता है कि कौन सा हाइड्रोकार्बन इसमें से सरल यौगिक होता है? सरल यौगिक होता है तो हाइड्रोकार्बन में मीथेन सबसे सरल यौगिक होता है, CH4, इसमें सिंगल बॉन्ड होता है। अगला प्रश्न कहता है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र, मार्बल, खड़िया, संगमरमर, चूना पत्थर सब इसी को कहते हैं। संगमरमर का आणविक सूत्र क्या होता है? तो संगमरमर का आणविक सूत्र CaCO3, मतलब विकल्प सी होगा। अगला प्रश्न कहता है किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? तो अंतरिक्ष यात्री के आकाश जो है वह काला प्रतीत होता है। मेरुरज्जु निकलता है। मेरुरज्जु कहाँ से निकलता है? तो मेरुरज्जु जो होता है वह प्रमस्तिष्क से निकलता है, प्रमस्तिष्क से निकलता है, विकल्प ए होगा। सेरिब्रम इसको कहते हैं, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, 2/3 होता है। अगला प्रश्न कहता है अतिभारण मतलब ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग और अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? तो विद्युत धारा का मान जो है बहुत बढ़ जाता है। ओवरलोडिंग क्या होता है? तो जब किसी परिपथ में उसकी क्षमता से अधिक क्षमता वाले उपकरण को हम जोड़ देते हैं तो परिपथ से जुड़े उपकरण जो है गलने लगता है, नष्ट होने लगता है। इससे बचाव के लिए हम लोग जो है फ्यूज का उपयोग करते हैं। फ्यूज जो है वह टीना और शीशा के मिश्र धातु का बना होता है। फ्यूज को प्रोटेक्टिव डिवाइस भी कहा जाता है। अगला प्रश्न कहता है किसी कोष में इलेक्ट्रॉनिक की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो कोष में कोष मतलब कक्षा होता है, इलेक्ट्रॉनिक की अधिकतम संख्या 2n² होता है, जहाँ n बराबर कक्षा की संख्या होता है, नंबर ऑफ ऑर्बिट होता है। यदि कक्षा की संख्या n बराबर 1 हो तो 2 गुना 1 के स्क्वायर बराबर 2। अगर कक्षा की संख्या 2 हो तो 2 गुना 2 के स्क्वायर बराबर 8। इस तरह से कक्षा की संख्या बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉन की संख्या फाइंड आउट कर सकते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करता है? तो ओजोन परत जो होता है वह परावैंगनिक किरणों से पृथ्वी पर आने से रोकता है और इसी के आने से रोकता है, तो यही जो है पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करता है, जिससे हम लोग जो है त्वचा कैंसर, उत्परिवर्तन और विभिन्न तरह के त्वचा से संबंधित बीमारियों से बच जाते हैं। आज मनुष्य अपनी भौतिक आवश्यकताओं की सुख सुविधा के लिए फ्रिज, कूलर, AC, गीजर इत्यादि का उपयोग कर रहा है, जिससे फ्रियोन गैस निकलता है और यह हमारे जाकर के ओजोन लेयर को डिप्लेशन करता है, छिद्र करता है। और एक दिन छिद्र होने के बाद पूरे के पूरे जो है परावैंगनिक किरण पृथ्वी पर आएगा, जिसके कारण हम लोग जो है पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु प्राणी निवास करते हैं वह जो विभिन्न प्रकार के कैंसर से या त्वचा बीमारी से ग्रस्त हो जाएंगे।
मतलब विकल्प सी होगा। अगला प्रश्न कहता है ऑक्सीजन के 2 परमाणु, ऑक्सीजन के 2 परमाणु के बीच कितने अबंध होते हैं? तो ऑक्सीजन के 2 परमाणु के बीच द्विबंध होते हैं। यहाँ पूछता है कि नाइट्रोजन के कितना होता है, ऑक्सीजन के कितना होता है, हाइड्रोजन के कितना होता है। तो हाइड्रोजन के सिंगल बंध होता है, ऑक्सीजन के डबल बंध होता है 2 परमाणु के बीच, और नाइट्रोजन के 2 परमाणु के बीच ट्रिपल बंध होता है। याद रखना है इसको। आगे बढ़ते हैं, कहता है कि हमारा शरीर किस पीएच परास के बीच कार्य करता है? तो हमारा शरीर जो है 7 से 7.8 के बीच का पीएच परास तक कार्य करता है। पीएच की खोज जो है सोरेनसन महोदय ने किया था, सोरेनसन महोदय ने किया था। पीएच का मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन की शक्ति होता है। पीएच बड़ा फार्मूला होता है माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। अगला प्रश्न कहता है कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? तो नेत्र में प्रवेश करने वाली अधिकांश किरणों का अपवर्तन कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। और आज का वीडियो इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।